नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे जम्मू में आयोजित जैव विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। बताएंगे अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस डिबेट के बारे में। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। जैव विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। CSIR IIM जम्मू के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में 14 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। वैश्विक स्वास्थ्य इकोसिस्टम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की पहल। DBT और बायरैक ने नई दिल्ली में आयोजित किया विमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया सम्मेलन। अंतरिक्ष क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ सहयोग को आगे बढ़ाएगा भारत। अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस डिबेट में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताई भारत की उपलब्धियां। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश दुनिया की ताजा गतिविधियों की जानकारी हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों जम्मू में जैव विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 से 5 दिसंबर तक चले इस सम्मेलन का आयोजन श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, CSIR के भारतीय संवेद औषधि संस्थान जम्मू और द बायोटेक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया था। सम्मेलन में USA, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, स्कॉटलैंड, सिंगापुर सहित 14 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पेश है कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। पिछले 8 वर्षों में भारत की जैव अर्थव्यवस्था 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर से ज्यादा की हो गई है। ये जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दी। जैव विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी में उभरते रुझान शीर्षक के तहत 3 से 5 दिसंबर तक इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते अवसरों को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ आगे ले जाने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जम्मू के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भारतीय संवेद औषधि संस्थान और द बायोटेक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया था। सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, मलेशिया और वियतनाम जैसे 14 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया और भारत के लगभग हर राज्य से विषय विशेषज्ञों, वक्ताओं और उद्योगों से जुड़े लगभग 300 प्रतिनिधियों ने अपने मौखिक विचारों के साथ पोस्टर प्रस्तुतियां भी पेश की। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जैव अर्थव्यवस्था में निवेश अब 4200 करोड़ का हो गया है, जिससे 25,000 से ज्यादा कुशल रोजगार सृजित हुए हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस विश्वविद्यालय ने भी आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी की है बायो इकोनॉमिक्स को लेकर और बायो साइंसेज को लेकर के, जो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा प्रमुख भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि अभी तक पिछले 7 दशकों तक लगभग जितना भी हमारी अर्थव्यवस्था की निर्भरता रही अधिकतर वो पश्चिम के राज्यों, दक्षिण भारत के राज्यों में, लेकिन जो हमारे इतने सारे सरमाए हैं जो हिमालय में बसे हुए, हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा अरोमा का एसेट, हमारा मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, जिसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी गई, पहली बार मोदी सरकार के द्वारा। और आपको जानकर खुशी और हम सब के लिए गर्व की बात है कि पर्पल रेवोल्यूशन जिसकी चर्चा, पर्पल क्रांति जिसकी चर्चा देश भर में की जा रही है, उसका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ। लेवेंडर एंटरप्रेन्योरशिप का सहारा लेकर के अनेकों नौजवानों ने लाखों रुपया कमाना शुरू किया है और एक स्टार्टअप्स का, एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया चलन, एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है। और उसका सबसे अधिक रिसोर्स यदि कहीं है तो वो इन हिमालयन क्षेत्रों में है।
जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है, जिसका सीधा संबंध आम जनजीवन से जुड़ा है। इसलिए साल 2014 में जहां कुल 53 बायोटेक स्टार्टअप थे, साल 2022 में बढ़कर 5300 से ज्यादा हो गए हैं। बायोटेक उद्योग ने $1 अरब के अनुसंधान एवं विकास व्यय को पार कर लिया है। भारत में इस वक्त 75 बायोटेक इंक्यूबेटर्स काम कर रहे हैं और देश के विभिन्न बायोटेक स्टार्टअप अब 700 से ज्यादा उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते आज बहुत सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब भारत जैव प्रौद्योगिकी के ग्लोबल इकोसिस्टम वाले अग्रणी 5 देशों में शामिल हो जाएगा। इन सफलताओं और उपलब्धियों के चलते वैश्विक मंच पर हर क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों की साख और बढ़ गई है। पूरी दुनिया का विश्वास भारतीय कौशल और नवाचारों में बढ़ा है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र भी शामिल है। भारतीय स्टार्टअप स्वास्थ्य, आणविक जीव विज्ञान, सामग्री विज्ञान, नैनो सामग्री, प्राकृतिक उत्पाद और हरित रसायन, पर्यावरण, पशु विज्ञान आदि क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता को साबित कर रहे हैं, जो भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला है। पिछले दिनों नई दिल्ली में विमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा विमेन लिफ्ट हेल्थ एंड ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर सभी हितधारकों सहित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स भी मौजूद रहीं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में सराहनीय रहा है और बदलते दौर में महिलाएं और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे आ रही हैं। भारत में भी महिलाओं की भूमिका में आ रहे इस परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए कई तरह की महिला केंद्रित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों नई दिल्ली में DBT बायरैक द्वारा विमेन लिफ्ट हेल्थ एंड ग्रैंड चैलेंज इंडिया के सहयोग से विमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया शीर्षक के तहत एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना और भारत तथा वैश्विक स्वास्थ्य इकोसिस्टम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए मार्गों और लक्ष्यों की पहचान करना है। सम्मेलन में भागीदार संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा गेट्स और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब महिलाएं सरकारी पहलों की निष्क्रिय लाभार्थी रहने के बजाय तेजी से नीतियों की आरंभकर्ता बन रही हैं। That in very recent times, India has graduated from an era of women participation to an era of women leadership. And that is happening very visibly, very illustriously, very prominently. But the mindset of the society, and maybe also some of the male gender, is not equally accepting it at the same pace as it is happening. And therefore, I think it's time we should start discussing how best to avail of the change being led by women and how best to accept all the good things happening under the women leadership. The whole purpose is trying to see how उद्देश्य ये देखना है कि हम महिलाओं में नेतृत्व के विकास को कैसे देख सकते हैं। महिला नेतृत्व का पूरा मामला और मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं, हम बदलाव की बात करते हैं, हम पहले से ही उस ओर अग्रसर हैं। we are already on that journey. भारत में लंबे समय से काम कर रही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी भागीदारियों को बढ़ाया है। इस दिशा में DBT और बायरैक द्वारा कार्यान्वित
ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया में महिला नेतृत्व की पहल के लिए भी फाउंडेशन ने 6 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। सम्मेलन के दौरान मेलिंडा गेट्स ने पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा लैंगिक समानता के लिए उठाए गए कदमों और प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बनाई जाने वाली नीतियां महिलाओं द्वारा स्वयं ही बनाई जानी चाहिए और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका अधिक होनी चाहिए। Women are the backbone of every healthcare system in the world. They're the nurses, they're the aides. महिलाएं दुनिया में हर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं, चाहे वह नर्सिंग, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, और वे सब सेवा प्रदान कर रही हैं। और भारत में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता महामारी के दौरान नायक रही हैं। कई लोगों को प्रतिरक्षित किया गया और घर घर जाकर कोविड का परीक्षण किया गया, और फिर भी 83% डॉक्टर पुरुष हैं। और जो अस्पताल चलाते हैं, जो अनुसंधान प्रयोगशाला चलाते हैं और जो नीतियों, प्राथमिकताओं और बजट के बारे में निर्णय लेते हैं, वे पुरुष हैं। दुनिया भर का यही हाल है। महिलाएं वैश्विक स्वास्थ्य कार्यबल का 75% हिस्सा हैं, लेकिन दुनिया भर में केवल 25% शीर्ष पर हैं। इसलिए शीर्ष पर महिलाओं की कमी का प्रभाव स्वास्थ्य प्रणाली के हर एक कोने पर पड़ता है। So the lack of women at the top has implications for every single corner of the health system. I think what is also very heartening to note मेरा मानना है कि बायोटेक उद्योग में विशेष रूप से महिला उद्यमी असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और उनमें से लगभग 30% महिला उद्यमी बायरैक द्वारा समर्थित हैं। महिला वैज्ञानिकों ने विज्ञान आधारित स्टार्टअप्स, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, परमाणु विज्ञान, ड्रोन और नैनो प्रौद्योगिकी में अपनी एक जगह बनाई है। महिला वैज्ञानिकों के नेतृत्व में गगनयान सहित कई बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, चिकित्सा, खेल और कृषि जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। इस तरह के सम्मेलन भारत में महिला नेतृत्व के अनुभव और उभरते हुए बदलावों को प्रदर्शित करने के अच्छे अवसर हैं, जो और अधिक लिंग समावेशी संस्कृति और नीतियों की दिशा में गति पैदा करने में मदद करेंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर अबू धाबी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्पेस डिबेट का आयोजन किया गया। 5 और 6 दिसंबर को हुए इस आयोजन में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और अंतरिक्ष विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के अग्रणी देश के रूप में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। पेश है एक रिपोर्ट। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं के बल पर विश्व स्तर पर एक सक्षम देश की साख रखता है। 2020 में इन स्पेस की स्थापना के बाद से भारतीय अंतरिक्ष उद्योग तेजी से बढ़ा है। 5 और 6 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी स्पेस डिबेट का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने एक प्रमुख हितधारक के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से गए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और अंतरिक्ष विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र के अग्रणी देशों की सूची में शामिल देश है और अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से उभर रहे संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को तैयार है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों के नेताओं के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। And I'm happy to share that India's active space partnership with the UAE dates back to the year 2017, when our PSLV launched UAE's first nanosatellite Naif-1, meant for collecting environmental space data. Development of space sector is one of the priority areas for the leaders of both India as well as UAE.
India started its space journey 7 decades ago, and as President Isaac was mentioning, we have sought to make a mark in that sector. We started from a scratch, and it is today acknowledged as one of the leading space powers in the world. भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा 7 दशक पहले छोटे स्तर पर शुरू की थी और आज उसे एक अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति माना जाता है, जिसमें देश के नेतृत्व की दूरदृष्टि और वैज्ञानिकों की अथक मेहनत शामिल है। और आज लगभग 70 साल के बाद भारतीय अंतरिक्ष उद्योग अपनी विश्वसनीयता के लिए पूरी दुनिया में पहचान बना चुका है। भारत को अपने प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV के लिए दुनिया में अधिकतम सफलता अर्जित होने पर गर्व है। कुछ सप्ताह पहले ही भारत के PSLV ने विकसित और विकासशील दोनों देशों के 36 उपग्रह लॉन्च किए। भारत निजी क्षेत्र की संस्थाओं के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश की सुविधा के लिए इस क्षेत्र में स्टार्टअप के विकास को भी काफी बढ़ावा दे रहा है। I am convinced that the discussions and the debates in these 2 days will bring out synergies between governments, the private sector, and also the scientists for betterment of society and the world as a whole. We also appreciate that the theme of the sustainable development of space sector is also a priority for us back home in India as well. And before I conclude, let me reiterate over here that as a key global player in the space sector, India is keen to take its space cooperation with the UAE to the newer heights. अबू धाबी स्पेस डिबेट के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न सहयोगी देशों के साथ भारतीय उपलब्धियों और क्षमताओं की जानकारी को साझा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब तक 100 से अधिक उपग्रह लॉन्च किए हैं और उसके पास GSAT, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों और अंतरिक्ष आधारित सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के लिए व्यापक इन हाउस उपग्रह निर्माण क्षमताएं हैं। भारत ने अपना GPS भी विकसित कर लिया है, जिसे हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या IRNSS कहते हैं। वासुदेव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन के साथ भारत सभी देशों तक पहुंचने और अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार और निजी संस्थाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष विकास के लाभों को साझा करना चाहता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। देवस्थल में स्थापित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान के 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप से प्राप्त पहले डेटा के विश्लेषण में एक लंबी अवधि के गामा किरण विस्फोट में अप्रत्याशित किलोनोवा उत्सर्जन का पता चला है। 11 दिसंबर 2021 को लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित मिल्की वे के बाहरी इलाके में उच्च ऊर्जा प्रकाश विस्फोट का पता लगाने के दौरान खगोलविदों ने अपनी तरह की ये पहली खगोलीय घटना देखी है। आमतौर पर किलोनोवा छोटी अवधि के गामा किरण विस्फोट यानी GRB से जुड़े दिखने वाले और अवरक्त प्रकाश होते हैं, जिन्हें भारी तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्पन्न ऊष्मा माना जाता है। यह प्रक्रिया सोने और प्लेटिनम जैसे भारी तत्वों का भी उत्पादन करती है। हालांकि निकट अवरक्त तरंग दैर्घ्य पर किलोनोवा का निरीक्षण करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। ये पहली बार है जब लंबी अवधि के गामा किरण विस्फोट में किलोनोवा उत्सर्जन का पता चला है। इस खोज के नतीजों को शोध पत्रिका नेचर में प्रकाशित किया गया है, जिसमें 3.6 मीटर टेलीस्कोप द्वारा लिए गए पहले डेटा के अलावा हबल स्पेस टेलीस्कोप, मल्टी कलर इमेजिंग टेलीस्कोप, कलर ऑल्टो ऑब्जर्वेटरी, देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप और कई अन्य टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल किया गया है। इससे ब्रह्मांड में भारी तत्वों के बनने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी।
दूरस्थ और संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सस्ती नैदानिक तकनीकें विकसित करने के लिए IIT खड़गपुर के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती और उनकी टीम को हाल ही में इन्फोसिस पुरस्कार से नवाजा गया है, जिनमें संक्रामक रोग का पता लगाने के लिए एक न्यूक्लिक एसिड आधारित त्वरित नैदानिक परीक्षण कोविरैप शामिल है। इसका उपयोग जमीनी स्तर पर कई गैर संचारी रोगों की सामूहिक जांच के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोफेसर चक्रवर्ती ने मुंह के कैंसर की शुरुआती जांच के लिए एक पोर्टेबल हैंड हेल्ड इमेजिंग डिवाइस भी तैयार की है। इस उपकरण ने पहले चरण के चिकित्सीय परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब इसका फील्ड ट्रायल शुरू किया जा रहा है। उन्होंने एक हाथ से चलने वाली स्पिनिंग डिस्क भी विकसित की है, जो शारीरिक द्रव्य की केवल एक बूंद से शरीर के कई द्रव आधारित पैरामीटरों पर परीक्षण करने में सक्षम है। उनके दल ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध के मूल्यांकन के लिए एक पेपर किट भी विकसित किया है। इसके अलावा कई और सुलभ और सस्ती नैदानिक परीक्षण प्रौद्योगिकियां हैं, जिनका इस्तेमाल दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने में हो रहा है। 6 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने किया और कहा कि भारत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष समारोह का नेतृत्व करेगा, मिलेट्स की खेती और खपत को बढ़ावा देने का अभियान चलाएगा। मिलेट्स उपभोक्ता, किसान और जलवायु के लिए सबसे अच्छा अनाज विकल्प है। भारत मिलेट्स के प्रमुख उत्पादक देशों में रहा है। ये काफी पौष्टिक होता है और सिंचाई के लिए कम पानी की खपत के अलावा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा सकती है। सुश्री शोभा करंदलाजे ने अपने भाषण में कहा कि राष्ट्रों के बीच एक स्थायी भविष्य विकसित करने के लिए सहयोग की जरूरत है, जिसमें मिलेट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मिलेट्स वर्ष जैसे प्रयास प्राचीन खाद्यान्नों को वापस लाकर मानव जाति के भविष्य के कल्याण में योगदान करने का एक अवसर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 3 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में आकाश आयुध प्रणाली के सीलबंद विवरण को मिसाइल सिस्टम क्वालिटी इंश्योरेंस एजेंसी से संबंधित प्राधिकरण को सौंप दिया। ये प्रक्रिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL में आयोजित की गई थी, जिसने एक नोडल एजेंसी के रूप में आकाश आयुध प्रणाली को तैयार तथा विकसित किया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने AHSP हस्तांतरण को एक ऐतिहासिक अवसर करार देते हुए DRDO, भारतीय सेना व उद्योग जगत को बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने कहा कि ये स्थानांतरण प्रक्रिया भविष्य की मिसाइल प्रणालियों के लिए रोड मैप को तैयार करेगी, जो अभी उत्पादन के अधीन हैं। आकाश पहली अत्याधुनिक स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो लगभग 1 दशक से सशस्त्र बलों के साथ भारतीय आकाश की रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान कर रही है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे हम। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।